हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी है प्राची। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्सूल रिवीजन होने वाला है आज। कैप्सूल रिवीजन सेक्शन 1 से लेके 145 का कंपनी लॉ। अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सारे में है कंपनी लॉ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, इनलीगल एसोसिएशन पहले बताऊंगी मैं क्या होता है। तो इलीगल एसोसिएशन है यार, जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेते अपन, बट वो एक एसोसिएशन होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स रख सकते हैं। एसोसिएट कंपनी तो वो होती है जिसमें हम लोग का 20% तक ना सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होता है। फिर होती है स्मॉल कंपनी। जो स्मॉल कंपनी होती है ना, उनका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ना, सिर्फ 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होता है। और टोटल वोटिंग पावर भी 51% की। जो डिफरेंशियल वोटिंग पावर होती है ना, वो सब भी जो रहती है, सब चीज़ मतलब 51% गवर्नमेंट का ही रहता है। ठीक है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें 200 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। गाइस, मिनिमम कितने होते हैं जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। टू। मिनिमम 2 होते हैं। फिर होती है सब्सिडरी कंपनी, जो 50% में होती है। इसकी 2 लेयर एप्लीकेबल होती है। गाइस, 2 लेयर का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे समझ लीजिए, अ, ये होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। तो इसकी सब्सिडरी कंपनी है ये, और इसकी सब्सिडरी कंपनी है ये, और इसकी सब्सिडरी कंपनी है ये, इसकी सब्सिडरी है, और ये इसकी सब्सिडरी है गाइस। ठीक है। तो ये वाली अलाउड है, ये वाली अलाउड है, ये वाली अलाउड है, ये वाली भी अलाउड है, बट ये नहीं है। 2 लेयर मतलब इससे ये एक और ये दो, 2 लेयर तक अलाउड है। इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ये वाली बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है। ऐसे भले आप एक ही लेयर में कितनी भी बना सकते हो, बट ये डबल लेयर 2 ही अलाउड है। ठीक है गाइस। देन सेक्शन 3, जिसमें ना रेसिडेंट को 120 डेज तक इंडिया में रहना पड़ता है। और अगर आप किसी ओपीसी में हो और आप मेंबर हो उसके, मतलब ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, और अगर आप 2 ओपीसी चलाते हो अकेले, तो आपको 180 डेज के अंदर वो 2 को एक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब आपको पेनल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपीसी का रूल है कि वन मेंबर जो रहता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सेंस वो अकेला होना चाहिए अपने बिजनेस को संभालने के लिए। वो खुद 2-3 बिजनेस नहीं संभाल सकता। ठीक है। फिर सेक्शन 3A जो होता है, वो स्टेटूटरी लिमिट बताता है कि अगर कभी कोई कभी मेंबर, जैसे कि पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने जरूरी है। ठीक है। और अगर 7 मेंबर से कम हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो मेंबर को 7 तक लेके आना ही पड़ेगा। मतलब 7 से कम नहीं हो सकता। अगर होगा तो 6 मंथ के अंदर 7 तक लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और अगर अगर आपको, आप समझ लो कि आप लोग 8 पार्टनर थे मस्त से। आप एक फॉरेनर हो और अपने फॉरेन में ही रहते हो, वहां से अपनी एडवाइस वगैरह देते हो, आप पार्टनर हो। ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर हो या फिर आप, ठीक है, जिसको ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, पैसे लगा के अपने चल दिए आप लंदन। ठीक है। अब आपकी जो मेंबर्स है वो कम होते गए, 2 कम हो गए, तो आप लोग कितने हो गए, अब 6 हो गए। तो अगर आप 6 हो गए हो अब, तो अगर आप लंदन में थे और आपको नहीं पता था ना, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, बट जिनको पता था उन लोग को पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 4। सेक्शन 4 लगता है नाम रिजर्वेशन करने में। अगर आपका नया कंपनी है तो 20 दिन के अंदर आपको अपना नाम रिजर्व करवाना पड़ता है, और अगर आप 20 में नहीं करा पाए, तो उसको आप 40 तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब 20 और ऐड करोगे तो ये 40 हो गया। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर और अगर आप भी और 40 दिन दोगे ना, और मतलब फीस लगते जाएगी एक्सटेंशन की। देखो, 1000 लगेगी 40 डेज के लिए। 60 डेज करवाना चाहते हो, मतलब देखो अब ये 60 हो गया, तो आपको 2000 रुपीज लगेगी। और 60 और चाहिए, मतलब और 20 डेज चाहिए, तो ये और 20, तो ये 60 हो गया। तो अब आपको और 3000 लगेगा। तो फीस ऐसे याद कर लो, 1000, 2000, 3000, 20, 40, 20। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर अगर आप उसके बाद अगर और एक्सटेंशन तो होता ही नहीं, 60 से ज्यादा आपको नेम चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया तो फॉल्स, अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके अपनी इनकॉर्पोरेशन करवाए हो, तो उस केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करवाना पड़ेगा। सेक्शन 10A जो रहता है वो बताता है कि जो सब्सक्राइबर्स है, उसको मनी को उनको पे कर देना है। जैसे कि समझ लो कि सब्सक्राइब हो गया शेयर्स, तो उसका एक डिक्लेरेशन आता है। तो जो डिक्लेरेशन आपको 180 डेज के अंदर बताना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के। ठीक है। फिर सेक्शन 12 जो है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। अगर आपकी रजिस्टर ऑफिस है, उसको आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद। ठीक है। इन केस ऑफ नेम चेंज, अगर आपको नेम चेंज करवाना है, तो आपका जो पुराना नाम था, फॉर्मल नाम था, उसको 2 साल तक आपको बोर्ड में लगा के रखना है। चेंज ऑफ आरओसी विद इन सेम स्टेट। अगर आपको अपना आरओसी चेंज करना है सेम स्टेट में, गाइस नोटिस करना, सेम स्टेट पे,
तो 30 दिन के अंदर आरडी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, कंपनी को आपको कन्फर्मेशन करवाना पड़ता है 60 डेज़ में, और आरओसी को अपन को सर्टिफिकेशन देना पड़ता है 30 दिन में, ठीक है? फिर सेक्शन 13 जो है वो कॉपी ऑफ स्पेशल रिज़ोल्यूशन अल्टरेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी फिल्ड विद आरओसी। अगर आपको अगर कोई भी अल्टरेशन आता है मेमोरेंडम में, तो उसके लिए आपको स्पेशल रिज़ोल्यूशन पास करना पड़ता है और आरओसी को 30 दिन के अंदर बताना पड़ता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये कैप्सूल रिवीजन है इसलिए इतना फास्ट है। उसके बाद फिर सेक्शन 16 जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम बाय सीजी है। सीजी कभी-कभी रेक्टिफिकेशन करवाता है नाम को, या तो वो खुद करवा सकता है या आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है? तो अगर वो खुद करेगा तो 3 महीने के अंदर आपको ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिज़ॉल्यूशन, ठीक है? और अगर एप्लीकेशन देता है ट्रेडमार्क होल्डर जो है, अगर वो एप्लीकेशन देता है सीजी को, तो सीजी उसको 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई करवाएगी ओआर के साथ। ठीक है, पर जो ट्रेडमार्क वाला है उसको 3 साल के अंदर ही बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका देती हूँ मैं, आपकी कंपनी है, जो आप कॉपी की हो किसी चीज़, ठीक है? और उसका ट्रेडमार्क का ओनर है। तो जो ट्रेडमार्क ओनर है उसको 3 साल के अंदर पता चल जाना चाहिए कि आप उसका सामान यूज़ कर रहे हो, और उसको 3 साल के अंदर-अंदर ही जाके आरओसी को बोलना चाहिए कि देखो ये मेरा यूज़ कर रहा है, मेरा यूज़ कर रहा है, आप इसको हटवाओ। उसके बाद जो सीजी रहेगी वो आपको बोलेगी, और आपके पास टाइम है कि आप 6 महीने के अंदर-अंदर ओआर के साथ अपना नाम चेंज करवाओ। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 16 था ये, अब 17 में क्या करेंगे, द मेंबर टू गेट कॉपी ऑफ एओए। अगर आप मेंबर हो और अगर आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन का कॉपी चाहिए, 7 दिन के अंदर आपको मिलेगा 17 में। सेक्शन 25, डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट को हम मान लेंगे कि वो प्रोस्पेक्टस है, अगर इशू जो कर रहा है, जो इशू करता है शेयर्स, वो 6 महीने के अंदर-अंदर अगर अलॉटमेंट कर देता है तो। उसके सेक्शन 26 जो है वो बताता है कि प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड। अगर कोई प्रोस्पेक्टस है उसको इश्यू होना पड़ेगा 90 डेज़ के अंदर, जब वो फाइल हो जाएगा आरओसी से तो। आरओसी को फाइल करके क्या करना प्रोस्पेक्टस, अब वो 90 डेज़ तक प्रोस्पेक्टस की तरह वैलिड रहेगा। ठीक है? सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब अगर आपका डिटेल प्रोस्पेक्टस है 10-20 पेज का, तो आप उसको 1 पेज में पूरी इन्फॉर्मेशन जब देते हैं तो उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। वो 1 साल तक वैलिड रहता है। नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब कोई प्रोस्पेक्टस में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि प्राइस कोटेज वगैरह नहीं रहता, तो वो 3 दिन तक वैलिड रहता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 60 नहीं सॉरी 39 सेक्शन 39 कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% रहना चाहिए, स्पेसिफाइड बाय सेबी अगर होता है तो। ठीक है? उसके बाद फिर मिनिमम एप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 5% ऑफ नॉर्मल प्राइस और 25% ऑफ इश्यू प्राइस। ठीक है? सेबी उसके 100% रहना चाहिए। ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव नहीं होता तो 30 दिन के अंदर-अंदर पैसे रिफंड होंगे, ठीक है? और 30 दिन के अंदर-अंदर जो मतलब जो सब्सक्रिप्शन है उसको अपन को रिसीव 30 दिन के अंदर-अंदर करना है। अगर नहीं हुआ 30 दिन के अंदर रिसीव तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना है, ठीक है? नहीं तो फिर 15% का इंटरेस्ट लगता है, 15% का इंटरेस्ट लगता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू बी फाइल्ड विथिन 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट। जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है उसको 30 दिन के अंदर-अंदर अपन को फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 40 बोलता है कि रेट ऑफ अंडर राइटिंग का जो कमीशन होता है वो लोअर ऑफ व्हाट 5% ऑफ इशू प्राइस या फिर एओए। एओए और इशू प्राइस का लोअर देखना है, शेयर 5% ऑफ इशू प्राइस और एओए का लोअर देखना है। डिबेंचर होगा तो क्या लेना है, 2.5 ऑफ शेयर प्राइस और एओए विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट है 42, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट वालों के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब अपन ना समझ लो जो पब्लिक वाले रहते हैं उन लोग तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कर देते हैं, बट प्राइवेट वाले किस में करेंगे, तो उन लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो लोग 200% तो रहते ही है उन लोग खुद लोग। ठीक है, फिर वो लोग शेयर कब तक अलॉट कर सकते हैं, 60 डेज, जब अब उनको एप्लीकेशन मनी मिला उसके 60 डेज तक करेंगे। अगर वो इस काम में फेल हो जाते हैं तो 15 दिन के अंदर पैसे रिफंड करेंगे और 12% इंटरेस्ट लगेगा अगर वो 61th डे में पैसे रिफंड नहीं किए तो। ठीक है? उसके बाद फिर इफ कंपनी कंट्रावेन, अगर कोई भी कंट्रावेंशन होता है ना तो उसके लिए 12% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर है तो फिर उसका रिटर्न भरना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेक्शन 43 है वोटिंग राइट ऑफ डिविडेबल वो
क्या था? डिफरेंशियल वोटिंग रेट, अगर वोटिंग राइट ऑन डिफरेंशियल वोटिंग रेट वाला है ना, तो 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर लेते हैं। 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। 3 साल के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए एनुअल रिटर्न में, नहीं तो फिर पेनल्टी लगती है। ठीक है? पेनलाइज़ मतलब जेल हो जाती है। ठीक है? और 5 साल के अंदर-अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड पे करने में, लोन पे करने में, एम्प्लॉयी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ वगैरह देने में। ठीक है? सेक्शन 46 है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर है तो 3 महीने के अंदर अनलिस्टेड का और 45 डेज़ के अंदर लिस्टेड कंपनी का है। डुप्लीकेट शेयर इश्यू कब तक कर सकते हैं अपन शेयर सर्टिफिकेट? 3 महीने अनलिस्टेड, 45 डे लिस्टेड कंपनी। कभी-कभी ना अपना पानी गिर गया शेयर सर्टिफिकेट में, तो फिर डुप्लीकेट बनता है। गाइस पर अब ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब एप्लीकेबल इन द सेंस इर्रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब तो ई फॉर्म में आ गया सब कुछ, तो उतना कुछ खास है नहीं ज़रूरत इसका। नेक्स्ट 47 वोटिंग राइट और टू प्रेफरेंस इफ डिविडेंड नॉट पेड फॉर 2 इयर्स। वोटिंग राइट प्रेफरेंस को देते हैं अगर उनको डिविडेंड 2 साल तक नहीं मिलता तो। सेक्शन 47 हमको बोलता है कि अगर तुमको 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला है, तो तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो भी तुम वोट कर सकते हो। इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे मैं पॉज़ कर रही हूँ, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक एब्सोल्यूट रिविजन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच। हैप्पी स्टडिंग एंड वो मैं ये बोल रही थी लास्ट में कि गाइस आप लोग ना सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑल द बेस्ट।